हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीयूईटी मार्गदर्शन। तो इस वन शॉट लेक्चर में हम पूरा साइंस खत्म करने वाले हैं। जो आपका सीयूईटी जीएटी और सीओक्यूपी 11 के लिए जो बेसिक साइंस है वो हम पूरा पढ़ने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल साइंस का एक अलग लेक्चर आएगा, तो उसके लिए भी बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बायो से सबसे पहले, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। चलिए, तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक और एवी ल्यूवेनचुक। पूछा नहीं जाता है ज्यादातर आपसे, ये दोनों का बहुत रेयरली पूछा जाएगा नाम, बट आप एक बार नजर से गुजार लीजिए। सेल थ्योरी किसने देखी थी? शेल्डाइन और शेवान ने। ये भी नहीं पूछा जाएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, जो अभी हम शुरू करने वाले। पार्ट्स ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और सेल में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है, जो कि आपका एनिमल सेल में मिसिंग होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? प्रोटीन और फॉस्फोलाइड से। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक चीज आप याद रख लीजिए, प्रोटीन से बनता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस देखते हैं। ऑस्मोसिस आपका हाई कंसेंट्रेशन टू लो में जाता है, डिफ्यूजन भी हाई टू लो में जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस वाटर में होता है, डिफ्यूजन ज्यादा आपका गैसेज में होता है। और किसके थ्रू होता है ऑस्मोसिस? आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत बार पूछा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हूबहू ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक, ये आपका स्टोमाटा का, ये देख लीजिए, इसमें स्टोमाटा एक्सपैंड होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। बस इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हाइपोटोनिक में एक्सपैंड, हाइपरटोनिक में कॉन्ट्रैक्ट, बस इतना याद रखिए। सेल वॉल किससे बनता है आपका? सेल वॉल पहले तो सिर्फ प्लांट में होगा और बैक्टीरिया और फंगस में होगा। ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होगा। और सेल वॉल बनता किससे? सेल्यूलोज से बनेगा। और बैक्टीरिया में जो रहता है वो एक पेप्टीन में खाली आपको सेल वॉल मिलेगा, बस हर बैक्टीरिया में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वायरसेस में आपका नहीं रहेगा सेल वॉल। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देख लेते हैं। न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका न्यूक्लियोलस, और ये क्या करते हैं? ये राइबोसोम बनाता है। हम हर आपका जो सेल का पार्ट है उसका क्या क्या काम है वो सब भी हम आगे देखने वाले, चिंता मत करिए। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। ठीक है, एक 22 का रहेगा, एक अलग रहेगा। ठीक है, एक्स और वाई बोला जाता है। अब क्रोमोसोम देख लेते हैं किससे बनता है? डीएनए और प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? तो हिस्टोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका हिस्टोन। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल्स हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट, इससे आपका कलर आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ये सब आपका ये छोटा छोटा दिख रहा है ना। हाँ, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, लाइजोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये आपका वेस्ट डिस्पोजल का काम आता है। फिर आ जाता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ गया? राइबोसोम में आपका ये छोटा 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 देख लीजिए। वैक्यूल हो गया ये बड़ा सा वैक्यूल। उसके बाद वैक्यूल क्या करता है आपका? वैक्यूल आपका सेल का शेप मेंटेन करने में मदद करता है। फिर आ जाता है हम लोग न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग ये सब इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको एटीपी भी बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। ये जो जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ये आपका पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है। लाइजोसोम, ये आपका वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज होता है, और इसका जो निकनेम है वो सुसाइडल बैग ऑफ सेल है। ठीक है, फिर सेंट्रोसोम देख लेते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के लिए यूज होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग वैक्यूल। वैक्यूल आपका रिजिडिटी फॉर सेल्स, इसके लिए रिजिडिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, वैक्यूल परमानेंट होता है प्लांट्स में, लेकिन कुछ कुछ एनिमल टेम्पररी होगा एनिमल्स में। ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड आपका एनिमल में नहीं होता है। ठीक, कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपका स्टोरेज का काम आता है। ठीक है, चलिए
अब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं। सेल डिवीजन में क्या क्या पढ़ना है भाई? सबसे पहले देख लेंगे, दो टाइप का होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल आएगा, मियोसिस में 4 डॉटर सेल आएगा। ठीक है, इसमें आप प्रोटीन का ये देख लीजिए, एडिनाइन, थाइनाइन और गुआनाइन, लाइकोटाइन, ये उतना पूछा नहीं जाता है, आप बस ऐसे ही देख लीजिए, नजर से गुजार लीजिए, बाई चांस एनटीए पूछ दिया तब आपको पता रहेगा। ठीक है, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। एनिमल सेल छोटा होगा, प्लांट सेल बड़ा होगा, उल्टा होता है ना, ध्यान से देखिएगा। सेल वॉल नहीं रहेगा एंड प्लांट सेल में सेल वॉल रहेगा, न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा, इसका न्यूक्लियस साइड में रहेगा, बहुत वैक्यूल रहेगा, इसमें एक ही वैक्यूल रहेगा। ये आपका न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ये न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज कर सकता है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है। देखिए प्लाज्मोडेस्माटा मैंने आपको दिखाया था ना, ये दिख रहा है डॉट डॉट, ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं रहेगा। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में देख लेते हैं सबसे पहले, ये भी बहुत बार आपसे पूछे जाता है। इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ, वेट, वो नीचे है, हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, कट गया ऊपर थोड़ा सा। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, एक जिसमें न्यूक्लियस है। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है और जिसमें न्यूक्लियस है उसमें यूकैरियोटिक बोला जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में नीचे आता है आपका मोनेरा, सिर्फ एक है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम। यूकैरियोटिक में नीचे आता है आपका यूनिसेल्यूलर, जिसमें एक सेल है, और मल्टी सेल्यूलर, जिसमें एक से ज्यादा सेल है। यूनिसेल्यूलर में आपका आ जाता है प्रोटिस्टा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है ना, प्रोटिस्टा। और मल्टी सेल्यूलर में आपका सेल वॉल भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक जिसमें सेल वॉल है, एक जिसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो जिसमें सेल वॉल है वो प्लांटेई में आ गया, प्लांटेई ये ई है, प्लांटेई और फंजाई 2 में आ गया, और जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया। तो कौन कौन से हो गया, 1 2 3 और आपका, और वो दोनों 4 5। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देख लीजिए उसमें कौन कौन सा हो गया। प्लांटेई में फोटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। प्लांटेई मतलब प्लांट से रिलेटेड, फोटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मतलब कि फोटोट्रॉफिक क्या हुआ कि आप सन के यूज से फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनाए वो होता है फोटोट्रॉफिक। ठीक, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाए वो ऑटोट्रॉफिक। और फंजाई आपका हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कि वो फोटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, तो वो हो गया हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, अब मोनेरा क्या हो सकता है, वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों आपका हो सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, एनाबेना, ये सब आपका हो गया। लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ये सब हो गया आपका मोनेरा का एग्जाम्पल। ठीक, अब प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल हो गया आपका अमोइबा, ये भी आपका ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इसका नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया से क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करिए। फंजाई से क्या, फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कि अपना खाना भी बनाएगा और आपका फोटोसिंथेसिस से भी बनाएगा, और कुछ कुछ फंजाई तो आपको दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार के भी यूज कर लेते। ठीक है, फंजाई सारा मल्टी सेल्यूलर होगा, लेकिन बस एक यूनिसेल्यूलर फंजाई होता है, एक यूनिसेल्यूलर, वो आपका यीस्ट होता है। ठीक है, बस इसलिए याद रखना है। और एग्जाम्पल देख लीजिए आपका फंगाई का या फंजाई का, ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलिन हो गया, मशरूम हो गया, पेनिसिलियम, ये आपका पहला एंटीबायोटिक बना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, पेनिसिलिन, और वो यही बैक्टीरिया से बना था। पेनिसिलिन आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था और यही बैक्टीरिया यूज किया था, पेनिसिलियम, और वो जो एंटीबायोटिक का नाम था वो था पेनिसिलिन। ठीक है, प्लांटेई में देख लीजिए, किंगडम प्लांटेई में सेल वॉल होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा मतलब खुद खाना बनाएगा। एनिमेलिया में क्या होगा, सेल वॉल होगा नहीं, और हेटेरोट्रॉफिक होगा मतलब बनाएगा, बना भी सकता है आपको, और दूसरा का बनाया हुआ खा भी सकता है। ठीक है, प्लांट आपका दूसरा का बनाया हुआ नहीं खाता है जनरली।
अब हम लोग देख लेते हैं आगे हम लोग कहाँ पर थे। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक आपका छोटा सिंपल होगा, लार्ज कॉम्प्लेक्स होगा। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होगा। फिर और क्या क्या हो जाएगा आपका, मेम्ब्रेन लैक करेगा, इसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा। ठीक है, और क्या क्या देख लेते हैं। और ये आपका सिमिलैरिटी हो गया, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाइलेम देख लेते हैं। जाइलेम, ये जाइलेम और फ्लोएम दो तो आपका ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में ही यूज होगा। ठीक, जाइलेम आपका वाटर और मिनरल को वन वे ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और फोलेम आपका फूड को करता है और ये टू वे करता है। ठीक है, जब प्लांट्स में वाटर लॉस होता है तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। वो नॉर्मल अगर वाटर लॉस होगा आपका अर्थ सरफेस से तो उसे हम एवापोरेशन कहेंगे, और अगर वो प्लांट से आपका वाटर लॉस होगा तो उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। यूनिवर्सल डोनर होता है आपका ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। मतलब डोनर कौन हो गया कि पूरा दुनिया में किसी को भी खून दे सकता है आपका ओ नेगेटिव वाला आदमी, ब्लड ग्रुप वाला, और जिसका ए बी पॉजिटिव है किसी से भी खून ले सकता है। ठीक है, अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें आपका 55% लिक्विड होता है, 45% सॉलिड होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब लिक्विड में देखिए आपका होगा प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा किससे 92% वाटर से बनता है, 8% सॉलिड से बनता है। हल्का सॉलिड रहता है वो, एग्जैक्टली भी प्लाज्मा आपका अलग से कुछ सेमी लिक्विड आपका सब्सटेंस रहता है और ये येलो कलर का होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग सॉलिड पार्ट में। सॉलिड पार्ट में 45% आपका सॉलिड रहता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहेगा। आरबीसी से आपका ज्यादा हेमोग्लोबिन रहता है, डब्ल्यूबीसी आपका इरेगुलर शेप का रहेगा, आरबीसी सर्कुलर रहता है, थोड़ा ओवल टाइप मान लीजिए। और प्लेटलेट देखिए सबसे ज्यादा नंबर में आपका आरबीसी रहेगा, उसके बाद प्लेटलेट रहेगा, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स रहेगा। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लेटलेट आपका ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, आपका व्हाइट ब्लड सेल डिफेंस का काम करता है, और हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। आपको बस इतना ही याद रखना है और इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने मार्क किया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं हम लोग। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड से शुरू करते हैं। सलाइवा में आपका कौन सा ये रहता है, वो रहता है एमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज, ये नाम आप याद रखिएगा, अमाइलेज, है ना, बैक्टीरिया एमाइलेज। उसके बाद आपका देख लीजिए ओरल कैविटी आता है। बस ये आपको मैंने पिक्चर इसलिए लगाया कि आप देख के एज अ डायग्राम याद रखेंगे ना तो आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर हम लोग देख लेते हैं फेरिंग्स और टंग आ जाता है। ये जो रास्ता होता है इसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, ये वाला जो येलो से मार्क्ड है ईसोफेगस हो गया। फिर पहले आपका देख लीजिए लीवर आ जाता है, ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, ये वाला गॉल ब्लैडर, ये हो गया आपका पैनक्रियाज इधर, ये हो गया स्टमक। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इधर रेक्टम आ गया, एनस आ गया। ठीक है, ये देखिए ये वाला आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये वाला आपका लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए देखिए सलाइवा में एमाइलेज है, मैंने आपको बताया था। स्टमक में आपका HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ये आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जब लंबा टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं तो आपका जो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है धीरे धीरे हल्का हल्का कंसंट्रेट होने लगता है। इसी से जो जानते हैं ना आपको गैस बोला जाता है, एसिडिटी, वो खाली पेट रहने से इसी के चलते होता है। ठीक है, अब पेप्सिन देख लेते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन आपका प्रोटीन होता है, ये आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, पेप्सिन।
स्फिंक्टर मसल आपका स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कौन कौन सा जूस होता है पचाने में मदद करता है? बाइल जूस होता है, ठीक है, और ये लीवर से सिक्रेट किया जाता है। ठीक, और पैनक्रियाटिक जूस होता है जो कि आपका पैनक्रियास सिक्रेट करता है। इसमें दो तो आपका ये रहेगा, लिपेज रहेगा और ट्रिप्सिन रहेगा, जो आपका सिंथेसाइज करने में मदद करता है। लिपेज आपका फैटी एसिड को करेगा। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बस वही पढ़ाऊंगा। मैं कोई आपसे लंबा लंबा लेक्चर 2-2 घंटा 3-3 घंटा के, जब ये है ही आधा घंटा 20-25 मिनट का एक सब्जेक्ट आपका बायो, जब उतना ही पढ़ना है तो मैं क्यों 1-1 घंटा 2-2 घंटे का लेक्चर लूँ आपका? सही बात है कि नहीं? तो आपको पॉइंट टू पॉइंट जितना आपका एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड मैं कंप्लीट आपको पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और अगर कुछ बचता भी है, अगर आपको पीवाईक्यू में कुछ दिखता है, आप कमेंट करिए, मैं डेली लाइव आता हूं, आपका डेली लाइव में भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए माउथ। माउथ से आपका ईसोफेगस जाता है, ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक जाएगा, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, फिर रेक्टम, फिर एनस। ठीक है, अब देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन आपका लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका लार्ज इंटेस्टाइन से हमेशा बड़ा होता है। चलिए, ये लेक्चर में आपको कंप्लीट जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, आपको जनरल नॉलेज वाले तो बहुत सारा चीज पढ़ाने आ जाएंगे, कोई आपको बिना सर पैर के आपका 1-1 घंटा हर दिन 1-1 घंटा 2-2 घंटा का लेक्चर लेंगे, कुछ भी। एक तो आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। ये जो मेरा लेक्चर है कंप्लीट आपका थ्योरी लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से लगेंगे जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। आप कमेंट करते रहिएगा अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए होगा। मैं आपको डेली लाइव आता हूँ आधे घंटे 1 घंटे के लिए, आपको शाम में रात में जब समय मिलता है वो मैं आपसे डिस्कस करके टाइम फिक्स कर लूंगा। शाम में 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं लाइव आपसे सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा साथ में, और कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस, क्योंकि मैं खुद आपका पीजी भी क्रैक किया हूं और सीयूईटी यूजी भी, तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, जो मैंने गलती की है आप वो गलती ना करें। ठीक है, तो आप जैसे कि मैं गलती करता था कि आपको बस ये लेक्चर देख के छोड़ देता था कि याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ लिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको ये लेक्चर फिर खोलने की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे पढ़ के जाइए, आप नोट्स बनाइए। आप अगर ये पढ़ लेंगे ना, आपका ये आधा घंटा 1 घंटा का भी लेक्चर है वो आपका 2 घंटा में खत्म होगा। लेकिन अगली बार जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो आपको ये लेक्चर वापस नहीं खोलना पड़ेगा, आप अपने नोट्स से ही रिवीजन कर लेंगे। आप अपना नोट्स खोलिए, वो 10 मिनट 15 मिनट में आपका कंप्लीट साइंस रिवीजन हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं करेंगे, आप सोच लीजिए 1 घंटे का लेक्चर आप 1 घंटा बचाने के लिए खाली बस ये देख लिए ना, तो आपको 2-3 घंटा लग जाएगा इसको कोप अप करने में। ठीक है, ये सब गलती मैंने किया हुआ, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसा गलती ना करें। ठीक है, आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना के आप उसको महीना में 1 बार, ज्यादा नहीं, महीना में 1 बार, अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, अगर आप 4 महीना पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तब फिर आप क्या करिए, आप महीना में 2 बार रिवीजन करिए। अगर आप 2 महीना पहले देख रहे हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस महीना में 8 बार ये वाला लेक्चर का जो आपको रिवीजन करना है। तो अगर आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे क्रिस, तो आप कैसे रिवीजन करेंगे, है कि नहीं? चलिए, हाँ, और 2 महीना पहले, एग्जाम से 2 महीना पहले मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, और आपका जैसे एग्जाम में आता है वैसे ही मॉक टेस्ट। हाँ, क्योंकि वो आपका एक ऐप बेस्ड नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास उतना फंड नहीं है। मैं आपको या तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा, या तो आपका नॉर्मल पीडीएफ में क्वेश्चंस और नीचे अलग पीडीएफ में आंसर्स डाल के प्रोवाइड करा दूंगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। तो रेस्पिरेशन सिस्टम में आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जब आप इनहेल करते हैं तो लंग्स बढ़ता है, डायफ्राम घटता है। ये आपका डायफ्राम है, ये आपका लंग्स है दोनों। ठीक है, ये आपका विंड पाइप हो गया, और यहीं पे आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया। जब आप सांस लेते हैं ना तो ट्रैकिया में थोड़े थोड़े आपके छोटे छोटे
ब्रोंकियोल्स ऐसे टाइप के होते हैं जो कि डस्ट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इधर ये आपका एल्वियोली छोटा 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 होता है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। हाँ, इसमें आपको क्या याद रखना है, आर्टरीज। आर्टरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो आर्टरी है वो आपका एओर्टा है, एओर्टा यहां लिख देता हूं, एओर्टा। और जो आपका सबसे लार्जेस्ट वेन है वो है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं। ये आपका पल्मोनरी वेन है, वेन तो आपको समझ में आ गया, जिसमें वेन लगा है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, ठीक है। एक आर्टरी आपका और है जो आपका ये है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है बस, और कोई आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील नहीं करता है। अब देख लेते हैं हम लोग हार्मोन से रिलेटेड। ग्रोथ हार्मोन आपका सेक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मेलाटोनिन आपका सेक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड, थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड, इंसुलिन आपका पैनक्रियाज। देखिए अगर आपका इंसुलिन सही मात्रा में नहीं हो रहा है सिक्रीट तो उसे डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज का आपको मतलब डायग्नोस होता है डायबिटीज। एड्रेनलिन, भागो करो या मरो वाला जो आपका सीन आता है वो आपका एड्रेनलिन ग्लैंड से होता है। कहां से एड्रेनलिन ग्लैंड कहां होता है, किडनी के कैप्स में होता है, किडनी के कैप्स में रहता है, ठीक। मेल का हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल का क्या होता है, ऑस्ट्रोजेन। प्लांट में भी हार्मोन होता है, प्लांट में होता है आपका ऑक्सीन, है ना। ऑक्सीन आपका ग्रोथ के लिए काम आता है ना, ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन हम लोग का भी, जो लोग का जैसे ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें क्या चीज का आपका मैल फंक्शन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैल फंक्शन करता है, ठीक है। वो ज्यादा सिक्रीट कर देता है तो आपका ज्यादा लंबा, या आदमी ज्यादा लंबा हो जाएगा, या वैसी जो भी आपका स्पेशल एबिलिटी आ जाती है। न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। एक होता है मैक्रो, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आ जाएंगे, है ना। फिर देख लेते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स किसने को जाता है, कैसिमिन फंक ने। अब वाइटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक आपका फैट सॉल्यूबल, एक होता है वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। जो फैट में आपका घुल जाएगा, एक वाटर में घुल जाएगा। इसमें अंतर क्या होता है, जो वाटर सॉल्यूबल होता है अगर आपका बॉडी में एक्सेस मात्रा में आएगा तो आपका वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, लेकिन आपका फैट सॉल्यूबल आपका बॉडी में ही रहेगा, वो आपके फैट में डिसॉल्व हो जाएगा। फैट सॉल्यूबल देख लेते हैं। इसका आपको याद रखने का टेक्निक है कीड़ा, ठीक है। कीड़ा कैसे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और वाटर सॉल्यूबल आपका विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। चलिए अब जो आपका विटामिन ए है उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये आपका अगर आप सही मात्रा में नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और ये बढ़ता है आपका गाजर खाने से। सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, बी आपका बाद में आएगा क्योंकि बी में B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे करके है। सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड, अगर ये आप ठीक से नहीं खाएंगे तो आपका स्कर्वी होगा, ब्लीडिंग गम्स होगा। सिट्रस फ्रूट से मिलता है, यानी कि आपका संतरा हो गया, एप्पल हो गया, ये सबसे मिलेगा, ठीक। डी का होता है कैल्सीफेरॉल नाम, अगर ये ठीक से नहीं खाएंगे तो रिकेट्स आपका सन, और आपको ये मिलता है सनलाइट से। रिकेट्स मतलब क्या, कि आपका हड्डी चटकने लगेगी, बहुत कमजोर हड्डी हो जाएगी, है ना। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये आपको स्प्राउट खाने से मिलता है। विटामिन के फाइलोजियम, ये कोगुलेशन का काम करता है, ठीक है। ये आपका खून जमाने का काम करता है ना, जैसे कि आपका चीरा लग गया है और खून बहे ही जा रहा है, तो अगर विटामिन के की आप नहीं आपने तो वो आपका रुकेगा नहीं बहना, है ना। विटामिन बी देख लेते हैं हम लोग। बी का बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें आपको याद कौन कौन सा रखना है मैं बता देता हूँ। B1 याद रखिए, थाइमिन, नहीं खाने से बेरी होगी। B3 नायासिन, पेलैग्रा होगा। और क्या क्या हो सकता है, डिमेंशिया, डर्मेटिस, डायरिया, ये सब हो सकता है। B7 बायोटीन, आपका हेयर फॉल होगा। B9 फॉलिक, आपका रीनल ट्यूब से रिलेटेड। B12 कार्बोलिन, क्या होगा, DNA सिंथेसिस, एनीमिया, और आपका मूड बहुत खराब रहेगा। B12 आपका हैप्पीनेस
विटामिन भी बोला जाता है आपका हैप्पीनेस विटामिन, ठीक है, हैप्पीनेस विटामिन ये भी बोला जाता है ना। अब हम लोग डिजीजेस देख लेते हैं, ये शायद आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका और कोई टॉपिक नहीं है बायो में। फिर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री छोटा छोटा है, उससे आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए कंप्लीट करते हैं। वायरस बोर्न डिजीजेस देख लेते हैं सबसे पहले। डेंगू वायरस कौन कौन सा, डेंगू, मीसलेस, इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस, रेबीज, मम्प्स, फिर आपका पोलियो, बर्ड फ्लू, है ना, स्मॉल पॉक्स। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर मिश्रा, है ना, ए से एड्स भी आपका वायरस से होता है, याद रखिएगा। आपका डॉक्टर मिश्रा, एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर मिश्रा एमपी बेस्ट, टी लगा लीजिए आप बस एक, बेस्ट, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी है, ठीक है। आप इस तरह से ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं कि वायरस बोर्न डिजीजेस कौन कौन सा होता है ना। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी, ठीक है। अब बैक्टीरिया देख लेते हैं। टीबी किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, माइकोबैक्टीरियम, और ये लंग्स को अफेक्ट करता है। टेटानस, क्लोस्ट्रीडियम टेटानाई, ये आपका नर्वस सिस्टम को करते हैं। एकदम 100% आपका मोर्टेलिटी रेट है इसमें, नहीं आपका रेबीज में, है ना। रेबीज आपका पूछेगा कि कौन सा मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, तो अगर आपको रेबीज हो गया तो उसका 100% मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। फिर टाइफॉइड आपका सैल्मोनेला टाइफाई करता है। एक्ने आपका सैल्फिलोगस बिकलाई ऐसी कुछ है, याद रखने की उतनी जरूरत नहीं, इसीलिए लिखा हुआ भी नहीं है। प्लैग आपका ब्लैक डिएटिन करता है। कोलेरा आपका विब्रियो करता है, वाइब्रियो, ठीक है। अब आ जाता हम लोग प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल, मलेरिया प्लाज्मोडियम करता है। फंगस कौन कौन सा बीमारी करता है, एथलेटिक्स फुट, बॉल्डनेस करेगा आपको, और एज्मा यानी कि अस्थमा का बीमारी करेगा। बस यहां पर जो है आपका बेसिक बायो खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स की ओर। चलिए अब फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद बस हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है और हमारा बेसिक साइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेसिक फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है देखते हैं फटाफट। इसमें आपको याद जो जो रखना है वो मैं मार्क करता चलूंगा, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी देख लीजिएगा। कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड, ये आपका येलो आ गया, बढ़िया पीला कलर। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक पूरा विस्तृत पढ़ाने नहीं बैठा हूं, ठीक है, कि आपका ये कैसे होता है, ये कैसे मेजर होता है, ये क्या होता है, जो आपका टू द पॉइंट एग्जाम के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आप जेई नीट का एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं, ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। अगर आपको एकदम इन डेप्थ चाहिए तो आप जानते हैं करंट का लेक्चर ही आपका 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पार कर जाएगा। 2 घंटा तो आराम से पार करेगा सिर्फ करंट का लेक्चर। आप यूट्यूब में 1 शॉट डाल के देखें, लेकिन आपको उतना पढ़ना ही नहीं, आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पोटेंशियल डिफरेंस का माप क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए वोल्ट को V से लिखा जाता है ना। करंट आपका I होता है, I, ठीक। चलिए और इसका माप क्या होता है, कूलम पर सेकेंड। करंट का कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। करंट का आपका माप क्या होता है, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसका आपको मेजर करने का 2 डिवाइस होता है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। ये दोनों में अंतर क्या होता है, एमीटर आपका सिर्फ माप दिखाएगा, स्ट्रेंथ, और गैल्वेनोमीटर आपका डायरेक्शन भी दिखाएगा, ठीक है। बस यही अंतर होता है। ओम्स लॉ देख लेते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I।
ठीक है, बस इतना देख लीजिए, ओम्स लॉ यही बोलता है कि जो आपका वोल्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से, है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू आई आर, या R होता है आपका रियोस्टैट यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक, रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। बस इतना ही याद रखना, ये रो का साइन है। सीरीज में आपका सेम करंट होता है, पैरेलल में आपका सेम करंट नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखिए फिजिक्स क्यों हमें कम पढ़ना है, क्योंकि ये सब आपसे नहीं पूछता है ना, ये सब बस आपका, आप समझिए कि ये सब जो आपसे पूछ सकता है मैं वो सब भी लिख के लाया हूं, है ना। आपसे जो जो पूछता है वो मैं आपको एकदम, अच्छा एक काम करता हूँ, जो आपसे पूछता है मैं बस वही मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो बेटर रहेगा, तो फिर आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये सब पूछता है ना, ये सब एम्पियर, गैल्वेनोमीटर, ये सब आप याद रखिएगा, ये सब बेसिक है, ये सब जरूरी है। बल्ब में क्या होता है, टंगस्टेन होता है, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टेन मटेरियल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज जो है आपका, जो घर में फ्यूज लगे रहता है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। कमर्शियल बिजली आपका 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं, ये आपका सोलेनॉइड बोला जाता है, सोलेनॉइड। ये आपका एक तरह से लंबा लंबा ये रहेगा और इसमें तार ऐसे कवर कर दिया रहेगा, और इसको अगर हम लोग ये करेंगे, इससे करंट गुजारेंगे और बीच में मेटल रखे रहेगा, तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बनता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका फेराडे ने खोजा था, फेराडे, और इसी कंसेप्ट में आपका जनरेटर बनता है। ठीक है, जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका राइट हैंड थंब रूल, ये आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका वेबर ने खोजा था। बल्ब में कौन कौन सा गैस होता है, आर्गन और नियॉन गैस होता है कलर के लिए। अब लाइट, यहां से इंपॉर्टेंट आ जाता है ना, रिफ्लेक्शन। आपका जो इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल जो आपका बीच में बनेगा, है ना, वो सब सेम प्लेन में ऐड करेगा। इंसिडेंस रे जो आया, रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के गया, और उसमें 90 डिग्री बना दीजिए, सीधा बीच का लाइन उसको काट दीजिए, तो वो आपका नॉर्मल हो गया। ठीक, चलिए ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, आपका प्लेन मिरर में जितना भी बनेगा वो आपका फोकल लेंथ इंफिनिटी बनेगा, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इमेज का बात कर रहे हैं, अगर वो बिहाइंड मिरर रहेगा तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज रहेगा, और वो आपका लैटरली इन्वर्टेड रहेगा। लैटरली इन्वर्टेड मतलब अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो वहां से लेफ्ट हैंड उठेगा, मतलब आपको दिखेगा तो सेम ही हाथ उठते हो, लेकिन आप उसके जगह अपने आप को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है। अब स्फेरिकल को आधा काट देते हैं तो ये आपका कन्वेक्स हो जाता है, ये आपका कनकेव हो जाता है। कैसे याद रखना है, जो आपका केव बनाए, ऐसा केव बनाए वो कनकेव, उसका उल्टा कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव में देख लेते हैं, हमेशा जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब आप अपना ये सब देख लीजिए, ये सब आपसे पूछा नहीं जाता, मैं आपको लिटरली बताऊं, आपसे क्या पूछा जाता है कि कनकेव मिरर में कैसा इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, बस इतना ही पूछा जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स से आपका बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से आपका आएगा भी तो ज्यादा आपका वही एमीटर, गैल्वेनोमीटर आ जाएगा, 1 यूनिट पूछ लेगा आपका किलोवाट आवर, या तो आपसे पूछ लेगा कि लॉज ऑफ मोशन पूछ लेगा, है कि नहीं। चलिए तो ये देख लीजिए, देखिए ये आपका इन्फिनिटी हो गया, है ना। आप इसको बस ये याद कर लीजिए, इन्फिनिटी से आपका रे आ रहा है, जैसे जैसे पास आते जाएगा बड़ा बनते जाएगा। इन्फिनिटी से रे आएगा, है ना, इन्फिनिटी से रे आएगा, फोकल से पास करेगा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और आपका कनकेव में रियल इमेज बनेगा
और इन्वर्टेड, सब में रियल और इन्वर्टेड आप याद कर लीजिए कनकेव में, ठीक है। बस एक केस में नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूंगा। आपका इन्फिनिटी से आएगा हाईली डिमिनिश्ड, थोड़ा आगे आया बियॉन्ड सी में आया, थोड़ा डिमिनिश्ड हो गया, मतलब छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, छोटा बनेगा। सी में आ गया और पास आ गया, सेम बनेगा। सी से फोकल लेंथ आ गया, है ना, आपका बिगर देन द, आपका यहां पे आ गया बीच में, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाएगा। अब आपका रे फोकल लेंथ में आ गया, ठीक है, फोकल लेंथ आ गया, अब तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा ऑब्जेक्ट से। और बिटवीन पोल एंड एफ, और इसके और पोल, ये आपका पोल हो गया और ये एफ हो गया, इसके बीच में आ गया, तब तो आपका रियल इमेज बनेगा ही नहीं, वो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज का मैंने आपको क्या बताया था, वर्चुअल इमेज जैसे ही बनेगा वो इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, ठीक है। चलिए कन्वेक्स में देख लेते हैं, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर रहेगा, बस इतना आपको याद रखना है। कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, ये आपसे पूछा जाता है, कनकेव कन्वेक्स। कनकेव मिरर आपका यूज होता है मैग्निफिकेशन में, डेंटिस्ट, शेविंग मिरर, ठीक है। कन्वेक्स डिमिनिश्ड रहता है इमेज आपका रियर व्यू मिरर में, ताकि आपको ज्यादा दिख सके। जहां भी आपको बड़ा देखने की जरूरत होगी ना, ज्यादा देखने की, तो आपका कनकेव होगा, एकदम मैग्नीफाई करके, और आपको छोटा चीज बड़ा देखने में, और आपको बड़ा चीज छोटा देखने में यूज होगी तो आपका कन्वेक्स यूज होगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन हमेशा रेयरर टू डेंसर जाता है, ठीक है। अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो वो आपका टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये आपका पानी है, ये रेयरर मीडियम है ये रेयरर मतलब कि डेंसिटी जिसका कम है, इतना क्लोजली नहीं, आराम आराम से। ये आपका पानी, ये डेंसर मीडियम, ये आपका नॉर्मल हो गया। रेयरर टू डेंसर गया तो वो आपका नॉर्मल के पास रिफ्रैक्ट कर जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे, हो जाएगा ऐसे। वही डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए तो अवे, नॉर्मल से अवे चल जाएगा, ठीक है, दूर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना लाइट रे बेंड करता है, ठीक है, लाइट रे कितना बेंड करता है। आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट याद हो जाएगा, एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, और डायमंड का 2.4। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.4, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। अब देखिए, कन्वेक्स लेंस आपका कनकेव मिरर के बराबर होता है, कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर के बराबर होता है। उल्टा हो जाएगा, लेंस आपका मिरर के बराबर हो जाएगा, और इधर वाला लेंस आपका वो मिरर के बराबर हो जाएगा, तो आपका इमेज वैसे ही बनेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे याद किया था। आप सब रट के जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप एक चीज याद करिए, बाकी सब उससे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। आपने बस याद किया कनकेव का, कन्वेक्स उसका उल्टा आपने याद कर लिया। केव में आपने याद कर लिया कि जितने दूर से आएगा, जितना दूर रहेगा उतना डिमिनिश्ड रहेगा, जितना पास आते जाएगा मैग्नीफाई होते जाएगा। बस आपका रियल और इन्वर्टेड रहेगा, ये आपने कनकेव में याद रख लिया। रियल क्यों रहेगा? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके वापस यहीं पे इमेज बनेगा, तो वो सही इमेज रहेगा। और आपका कन्वेक्स में क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा, जो कि हम देख नहीं सकते, तो वो कैसा इमेज बनेगा आपका? वो इमेज आपका बनेगा वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, बस। अब ह्यूमन आई को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इससे भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आइरिस क्या होता है? आइरिस आपका मसल्स होता है जो कि प्यूपल्स को कंट्रोल करते हैं, या पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब आप धूप से आए तो देखेंगे आपका पुतली बड़ी हो जाएगी। धूप से आप इसमें क्या बोल, धूप में जाएंगे तो छोटी हो जाएगी ताकि कम लाइट जा सके, और आप धूप से तुरंत अंधेरा में आएंगे तो देखेंगे आपकी पुतली बड़ी हो जाएगी ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके, कि आप अच्छे से देख सके, ठीक है। ये आपका प्यूपिल हो गया, ये कॉर्निया हो गया। और आपका जो मरने के बाद डोनेट होता है वो आपका कॉर्निया ही डोनेट होता है, और कुछ डोनेट नहीं होगा, आपका कॉर्निया ही डोनेट होगा, ठीक है। ये आपका रेटिना ब्लड सेल्स हो गया, ये ऑप्टिक नर्व हो गया, ये रेटिना हो गई, ये कंजक्टिवा हो गया, ये आपका लेंस हो गया, है ना। ये आप देख लीजिए एक बार आपका बेटर एग्जाम्पल के लिए कि प्यूपिल आपका ये ब्लैक वाला हो गया, कॉर्निया ये हो गया, है ना, कॉर्निया,
ये आपका आइरिस हो गया पूरा, ये आपका स्केलेरा हो गया, ठीक है। ये आपका कॉर्निया हो गया पूरा, ये जो बाहर का फ्लैप पूरा देख रहे हैं ना, ये कॉर्निया हो गया, ठीक है। यही आपका डोनेट होता है। माइटोपिया क्या होता है और हाइपर माइटोपिया? माइटोपिया मतलब आपका नेगेटिव पावर रहेगा, हाइपर माइटोपिया यानी कि आपका पॉजिटिव पावर रहेगा। माइटोपिया में क्या है, आपका रेटिना के पहले ही इमेज बन जाएगा। रेटिना देख लीजिए कहाँ है, ये आपका रेटिना है, इसके पहले ही इमेज बन जाएगा। और हाइपर माइटोपिया में ये आपका रेटिना के बाद इमेज बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। माइटोपिया हो गया आपका नियर साइटेडनेस, मतलब नियर आपको पास का ज्यादा दिखेगा। हाइपर माइटोपिया हो गया आपको दूर का अच्छे से दिखेगा, फार साइटेडनेस। इसमें कनकेव लेंस यूज होता है, इसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया या बाइफोकल मतलब कि दोनों पावर है आपको, कम का भी एक आंख में कम हो गया, एक आंख में ज्यादा हो गया, या दोनों आंख में कम हो गया ज्यादा हो गया, दोनों हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट हम लोग देख लेते हैं। आप विबजियोर नाम से याद रख लीजिए, क्या हो गया विबजियोर, ठीक है। नीचे से ऊपर आपका वेवलेंथ बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आपका डिस्पर्शन बढ़ेगा। क्या होता है भाई, देखिए जिसका सबसे ज्यादा आपका मतलब डिस्पर्शन, हाँ ऊपर से नीचे डिस्पर्शन बढ़ेगा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे कम आपका फैलेगा इधर उधर, है ना। तो आर, इसीलिए आर मतलब रेड, रेड आपका सिग्नल में उसीलिए यूज होता है क्योंकि ये बहुत दूर तक जाता है, ये आसपास इतना जल्दी फैल नहीं जाता है कलर, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत होता है ना। इसी के चलते आपका डायमंड और मिराज होता है। मिराज देखे ना, आपका सुने होंगे कि जब डेजर्ट में आपका रेगिस्तान में रहता है तो आपका लाइट रिफ्रैक्ट करके आपको आता है, तो वो पानी के समान दिखता है ना, तो वो आपका मिराज हो जाता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये आपका रिफ्रैक्शन। सनसेट के टाइम पे आपका पूरा आसमान पिंक हो जाता है, रिफ्रैक्शन। ब्लू कलर, आसमान का जो ब्लू कलर है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते ही है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारा आसमान ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं हम लोग, चलिए। विजिबल लाइट हम लोग का कहां होता है, ये हम लोग का विजिबल दिखता है, ठीक है। यहां से एक सेकेंड, रेड से विबज्योर हम लोग देख सकते हैं, है ना, विबज्योर, ये विबज्योर से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद उसके पहले कोई इंफ्रारेड, रेड के पहले कोई इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो, उसके पहले रेडियो, फिर विबज्योर, आर के बाद यू आपका जो अल्ट्रा वायलेट है ना। विबज्योर आपको याद है ना, विबज्योर ऐसे करके हम लोग लिखे थे, इन डिक्रीजिंग वेवलेंथ, देख लीजिए विबज्योर हम लोग लिखे थे ना, विबज्योर, है ना। तो ये रेड, ये आपका इंफ्रारेड, वी से आपका अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। सबसे पावरफुल होता है गामा रेज, आपका जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना उसमें गामा रेज ही निकलती है, ठीक है। ये आप याद कैसे कर सकते हैं, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इधर से इधर वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, इधर से इधर इंक्रीज करेगी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। साउंड कैसे क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने से। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। दो टाइप्स की वेव्स होगी, लॉन्गिट्यूडनल और आपका ट्रांसवर्सल। साउंड जो है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ठीक है, और लाइट आपकी ट्रांसवर्सल वेव्स होती है। फिर साउंड में भी होता है इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। रिफ्लेक्शन होता है वो इको, मिनिमम डिस्टेंस आपका इको के लिए होता है 17 मीटर का, ठीक है। लाउडनेस आपका एम्पलीट्यूड में डिपेंड करता है,
एम्पलीट्यूड, ये जो लंबाई है ना, ये आपका लाउडनेस। और पिच, ऐसे आपको कड़ा आवाज लगता है ना, लड़की लोग का पिच जैसे कम होता है, वो फ्रीक्वेंसी, मतलब जल्दी जल्दी बोलेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा, है ना। अब देख लेते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फटाफट हम लोग। चलिए, दो टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। स्पीड प्लस डायरेक्शन आपका वेलोसिटी होता है। स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर होता है, ठीक है। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहे तो सेम स्पीड रहेगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब कि आपका एक ही जगह गोल गोल घूम रहा है, वो हो गया आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि वो एक चीज तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक वो, अगर किसी चीज को एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। और अगर कोई चीज मोशन में है तो जब तक उसमें फोर्स अप्लाई ना किया जाए वो मोशन में ही रहेगी। ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, ठीक है, इनर्शिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, बस स्टार्ट करता है, हम लोग पीछे जाने लगते हैं। सेकेंड लॉ आपका हो जाता है एक्सीलरेशन का लॉ, बस आपको इतना ही याद रखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है mlt-2। एक बार पूछा गया है सीयूईटी पीजी के एग्जाम में, यूजी में नहीं पूछा गया है। थर्ड लॉ होता है, अच्छा मैं एक लाइव करूंगा जिसमें आपका जितने अटपटे सवाल सब है, जितने अतरंगी सवाल सब है, जो कि एक बार पूछ लिया ज्यादा पूछने का चांसेस नहीं है, ठीक है। सब सब्जेक्ट से कलेक्ट करके एक लाइव या फिर एक वीडियो में ले आऊंगा कि पहले आप ये सब लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप एकदम। ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग कंप्लीट पॉलिशिंग में जाएंगे। जो आपसे एकदम अतरंगी सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है तो वो सब कर लेंगे। और उसके बाद तीसरा चरण में हम जाएंगे कि जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जो आपसे जनरली पूछता है वो हम ये वन शॉट लेक्चर्स में कवर कर ले रहे हैं। जो आपसे अतरंगी सवाल एक दो बार खाली पूछ दिया है लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको और एक दो घंटा पढ़ना होगा, तो वो लेक्चर में अलग से आपका सब सब्जेक्ट का कंबाइन करके ले आऊंगा अलग अलग, ठीक है। तो पहले आप ये कंप्लीट करेंगे फिर वो देखेंगे। उसके बाद एग्जाम से 2-3 महीना पहले या 1-2 महीना पहले हम लोग जो जो अतरंगी और सवाल पूछे जा सकते हैं वहां चल जाएंगे, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। स्विमिंग आपका एग्जांपल हो गया बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है। चलिए, मोमेंटम आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर। स्केलर मतलब कि आपका डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर स्पीड और डायरेक्शन दोनों हैं, ठीक है। ये आपका कुछ कुछ फॉर्मूला हो गया, बस आप देख लीजिए, पूछा नहीं जाता है इतना। वर्क देख लेते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब है, जब आपका वर्क और फोर्स में आपका परपेंडिकुलर हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल, आपका जो कुली सामान लेके चल रहा है सर पे, वो आपका जीरो वर्क कहलाएगा। फिर नेगेटिव वर्क क्या कहला जाएगा भाई, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, मतलब फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हैं, वर्क इस तरफ हो रहा है तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका चलिए आपका होमवर्क है, सबका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताइए, तब मैं देखूं आप ठीक से पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। एनर्जी आपका काइनेटिक होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। पोटेंशियल का आपका एनर्जी और वर्क का आपका ये जूल होता है। काइनेटिक और पोटेंशियल मिलके मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। पावर का ये होता है वॉट। आप याद कैसे रख सकते हैं पावर का यूनिट की, जिसके पास पावर होगा वो सबकी वाट लगा देगा। मास एंड वेट में डिफरेंस देख लेते हैं, ये केजी में यूज होता है, ये न्यूटन में होता है। ये आपका कांस्टेंट रहता है केजी, लेकिन आपका जो वेट है वो आपका ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका अगर मास सब जगह सेम होगा लेकिन जो आपका वेट है वो अर्थ में अलग होगा और आपका मून में अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी अलग है। थ्रस्ट और प्रेशर देख लेते हैं हम लोग।
थ्रस्ट होता है जो आपका फोर्स अप्लाई होता है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, और प्रेशर होता है आपका फोर्स बटे एरिया। ठीक है, थ्रस्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर होता है? क्योंकि डाउनवर्ड्स आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, डाउनवर्ड्स। बियोंसी देख लेते हैं फटाफट हम लोग। बियोंसी के वजह से ही जो आपका ये है, क्या कहते हैं, कोई बोट, कोई बॉल आपका फ्लोट करती है, ये क्या होता है? अपवर्ड फोर्स बाय अ फ्लूइड। अपवर्ड फोर्स जो आपको फ्लूइड आपको ऊपर ढकेलता है, पानी, मर्क्यूरी, कुछ भी जो आपको ऊपर ढकेलेगा, तो वो जो फोर्स होता है वो आपको बुयांसी फोर्स कहलाता है। ठीक है, याद नहीं रखना है, बस आप समझ जाइए ताकि अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है वो मैं आपको पूरा पढ़ा दे रहा हूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर के बाद आपको साइंस से रिलेटेड और कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बेसिक साइंस आपका खत्म हो जाएगा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हो गया भाई? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बुयांट फोर्स जो है, इसी में आपका बता देगा कि आपका मास कितना है, कि वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। मतलब आप एक पानी में आप मान लीजिए एसी का रिमोट डाल दिए, तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, जितना पानी ऊपर गिरा, वो हो गया आपका मास उसका। ठीक है, रिमोट का। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। सरफेस टेंशन वही कि आपका एक ग्लास में आप पानी भर लिए हैं, देखेंगे आपको पानी के ग्लास के लेवल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, वो आपका सरफेस टेंशन। वो क्या करता है कि जितना मिनिमम एरिया में रह सकता है लिक्विड, वो करने में मदद करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बाहर पढ़ के निकल रहा हूं, क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्यों मैं आपका समय बर्बाद करूं, है ना। बॉयल्स लॉ आपका गैस के लिए यूज होता है, बस आप इतना याद रख लीजिए। गे-लुसैक लॉ भी उसी लिए यूज होता है। पास्कल आपका हाइड्रोलिक के लिए यूज होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर देखने के लिए पास्कल। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आपका टेस्ला यूज होता है, टेस्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के लिए आपका जो है टेस्ला यूज होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फिजिक्स भी खत्म। अब बस बचता है हमारा केमिस्ट्री। फटाफट केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से सबसे कम सवाल आते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री सबसे कम है भी। नोट्स चलिए फटाफट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसके द्वारा दिया गया था? कलर चेंज कर लेता हूं फटाफट। चलिए, लेवोइजियर और जे प्रॉम्प्ट। लेवोइजियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एटॉमिक थ्योरी आपका डाल्टन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयुपैक नेम्स, ठीक है, ये आयुपैक नेम देता है, आयुपैक ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको जितना याद रखना मैं वही बता रहा हूं। आयन दो प्रकार का होता है, कटायन, अनायन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो अनायन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कटायन। कटायन आपका मेटल में होता है, अनायन आपका नॉन मेटल में होता है। बस ये आपका मैजिक नंबर है मोल का, ये देख लीजिए, बस और कुछ याद नहीं रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जे थॉमसन का नाम याद रख लीजिए, बस नाम याद रखिए, प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन, बस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियन क्या होता है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक है, KLMN शेल होता है 4 ठो, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2 टू द पावर n का स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, KLMN शेल। ठीक, ये सब उतना इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है। आइसोटोप, आइसोबार देख लीजिए। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, बस ये देख लीजिए। और आइसोबार इसी का उल्टा, सेम मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन नंबर हो जाता है ना, सेम न्यूट्रॉन नंबर। एटॉमिसिटी, ये हो गया आपका। मोनो एटॉमिक कौन कौन से हो गए? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, बस
मोनो एटॉमिक। इसमें सबसे लाइटेस्ट होता है हीलियम, याद रखिएगा हीलियम, ठीक। ये सब आपका डाई एटॉमिक हो गया, ट्राई एटॉमिक, ये ऑक्टा एटॉमिक देख लीजिए। ये आपका क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपका ओजोन है, सॉरी ये शायद ओजोन है, हाँ। ये टेट्रा हो गया, फॉस्फोरस, एसिड हो गया, सल्फर, ऑक्टा एटॉमिक। पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, ये आपका पी टाइप होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और ये बीच में डी ब्लॉक, ठीक। याद क्या क्या करना है मैं बस वो बता रहा हूँ, पूरा रट के नहीं जाना है आपको। न्यूलैंड आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। मेंडलीव्स को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका हेनरी मोसेली ने दिया था। एस 1 एंड 2 रो आपका मेटल, पी आपका 13 से 18, डी 13 से 12, एफ इनर ट्रांजिशन, बस और याद रखना है। आई आपका एल्कली मेटल, बस ये याद रखना है, एल्कली मेटल का नाम याद नहीं रखना, आई बस एल्कली मेटल। 2 ग्रुप हो गया आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। 15 हो गया आपका प्रिक्टोजेन, 16 हो गया चैल्कोजेन, 17 हो गया हेलोजेन, बस। 18 हो गया आपका नोबेल गैसेस, ये आपको याद रख लेना है, नोबेल गैसेस। अब देख लीजिए, ये आपका क्विक लाइम हो गया और ये आपका स्लेकेड लाइम हो गया। ये दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम जो जल्दी बनेगा उसमें कम होगा, स्लेकेड लाइम जिसमें ज्यादा होगा वो स्लेकेड होगा। याद रख ले, CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपका व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है, व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है ना। सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.4 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, मिल्क का, अच्छा हाँ आगे लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा का, वही मैं देख रहा था। एसिड रेन का होता है 5.61 पीएच। टूथ डीके जब 5.5 से नीचे चल जाता है आपका पीएच वैल्यू, तो ये हो जाता है। पीएच वैल्यू दिखा देता हूं, पीएच वैल्यू 7 आपका न्यूट्रल माना जाता है, 7 से जितना आगे होगा वो आपका बेसिक नेचर, 7 से जितना नीचे जाता जाएगा वो आपका एसिडिक नेचर, ठीक है। टूथ डीके आपका 5.5 से नीचे चल जाएगा एसिडिटी, तो आपका बेसिक, तो ये हो जाएगा। तो आपका जो टूथ ब्रश होता है उसमें टूथपेस्ट में आपका बेसिक एलिमेंट्स डाला जाता है कि आपका एसिडिटी लेवल माउथ का कम कर दिया जाए, ठीक है। चलिए CaOCl2 ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है, इसे डिसइंफेक्टेंट भी कहा जाता है, डिसइंफेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर आपसे पूछा है एग्जाम में, है ना, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको सब नहीं छोड़ देना है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देख लीजिए, NaHCO3, इसी में अभी यही आपका फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। इसी में माइल्ड एसिड मिला के बेकिंग पाउडर बन जाता है ना। वॉशिंग सोडा देख लीजिए, आपका सर्फ एक्सेल ये सबका Na2CO3.10H2O, ये .10H2O जो होता है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन .10H2O, है ना। ये आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए बनता है, यूज होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बस जो जो मैंने मार्क किया है फटाफट पढ़ाया है, ये सब आपको स्पेशली केमिकल फॉर्मूलाज। क्विक लाइम स्लेकेड लाइम बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लेना है आपको। फिर आपको ये पीएच वैल्यू देख लेना है ब्लड का, एसिड रेन का, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देख लीजिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देख लीजिए, फिर आप वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लीजिए, ये सब बहुत बार पूछा गया है आपसे, ठीक है। फिर आप कुछ कुछ नाम याद कर लीजिए, जैसे मेंडलीव हो गया, फिर आप डाल्टन, जे थॉमसन, ये सब नाम आप याद कर लीजिए। और क्या क्या आपको, सबसे लाइटेस्ट गैस हीलियम होता है, ये याद कर लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आपका जो लिक्विड मेटल आप रहता है क्या बोलते हैं रूम टेम्परेचर में, ये आपका मर्क्यूरी हो गया, है ना, ये आपका मर्क्यूरी हो गया। इसके बाद और क्या क्या याद कर सकते हैं आप, और देख लेते हैं। और तो वैसा कुछ याद नहीं आ रहा मर्क्यूरी जो आपसे ये पूछा जाता है।
फिर आपका जो मेटल होता है ये मैलिएबल और डक्टाइल होता है। मैलिएबल और डक्टाइल, मैलिएबल और डक्टाइल क्या होता है कि आप इसको पतला परत में बना सकते हैं, कि आप इसको जैसे सोना का आपको एक टुकड़ा मिल गया, इसको आप मार मार के एक पूरा शीट जैसा बना सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। लेकिन आपका नॉन मेटल ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉन मेटल में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये हो गया मेटल और नॉन मेटल में आपका। और क्या क्या पढ़ सकते हैं आप बताइए। और मैं देख लेता हूँ आपका कुछ छूट तो नहीं रहा है। बेसिक जितना आपका एग्जाम में पूछा जाता है केमिस्ट्री, वो उससे ज़्यादा ही मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको चिंता बिल्कुल नहीं लेने है। इनर्ट गैसेज होता है आपका, ये जितना भी दिख रहा है ये सारा आपका इनर्ट गैसेज है, ठीक है। इनर्ट गैसेज क्या हुआ भाई कि ये आपका कुछ भी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 आपका ना, ये 6। हीलियम आपका लाइटेस्ट गैस होता है, ये 6 आपके इनर्ट गैसेज होते हैं, रेडॉन, ठीक है। ये हो गए आपके इनर्ट गैसेस। अब आपको चलिए आपको टॉप 20 एलिमेंट्स में याद करने भी सिखा देता हूं, उसका भी ट्रिक मैं सिखा ही देता हूं। अब पढ़ा ही रहे तो पूरा पढ़ा ही देते हैं आगे, और भी कुछ कुछ क्यों छोड़ना। हाई, ही, लिथी, बेरी, बोर, कार, नाई, ऑक्स, फ्लो, नी, सोडी, मैग, ऑल, सिली, फॉस, सल, क्लो, आर, पॉट, कैल, है ना। ये पहला एलिमेंट्स हो गया। कैसे कैसे, ये एक गाना है, हाई, हीली, लिथी, बेरी, बोर, कार, नाई, ऑक्स, फ्लो, नी, सोडी, मैग, ऑल, सिली, फॉस, सल, क्लो, आर, पॉट, कैल। ये आपका पहले 20 एलिमेंट्स के नाम है। कैसे, हाई से हीलियम, ही से हाइड्रोजन, नहीं, हाई से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, लिथी से लिथियम, बेरी से बेरिलियम, बोर से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम। ये ऑल से शायद, ऑल आपका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। एल्यूमिनियम तो नहीं होता है, अच्छा नहीं, एल्यूमिनियम ही है। चलिए एल्यूमिनियम, देखिए यहां से पढ़ा लेता हूं। हाई, ही, लिथी, बेरी, बोर, कार, नाई, ऑक्स, फ्लो, नी, सोडी, मैग, ऑल, सिली, फॉस, सल, क्लो, आर, पॉट, कैल। पॉट मतलब पोटेशियम, कैल मतलब कैल्शियम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। टॉप 20 एलिमेंट्स आप याद कर लीजिए, वो आपको याद करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद कर लीजिए, तो आपका ये भी निकाला जा सकता है लास्ट आपका शेल में कितने एलिमेंट्स हैं, आपसे पूछा नहीं जाता है, बट आप वैसे कर लीजिए। देखिए आपका जैसे, अच्छा वो भी मैं निकालना आपको बता देता हूँ। मान लीजिए पोटेशियम है मेरा, ठीक है, तो उसका कितना के KLMN 2 to the power n का स्क्वायर, ये पहला है तो 2 into 1 का स्क्वायर मतलब 2, 2 into 2 का स्क्वायर, के एल शेल में आपका कितना होगा, 2 into 4 का 2 का स्क्वायर मतलब 4 यानी कि 8, 2 into 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये आपका 18 हो गया। ये आपका 2 into 4 का स्क्वायर यानी कि 32, इसमें आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे आपका 20 है, कैल्शियम का नंबर हो गया आपका 20, तो 2 इसमें आ गया, 8 इसमें आ गया, 10 हो गया, तो इसमें कितना आएगा आपका एम शेल में 10 एलिमेंट, 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका कैल्शियम का, ठीक है, समझ गए आप। 2 to the power n स्क्वायर आपका कितना एलिमेंट्स रहेगा उसका निकालने का फॉर्मूला है। चलिए इसी के साथ आपका केमिस्ट्री मुझे लगता है खत्म हो गया, क्योंकि ये सब आपसे पूछा ही नहीं जाता। जो मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला में बता दिया ना, वही कुछ केमिकल फॉर्मूला जो आपसे पूछा जाता है, नहीं तो आपका केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा, आप खुद ही समझिए, केमिस्ट्री का लेक्चर ही आपका 6-7 घंटा का हो जाएगा। आपको पूरा जीके पढ़ना है, इसके बाद सारा जो मेरा 3 घंटा का लेक्चर है, और ये आपका LLB वालों को तो पूरा कंप्यूटर पढ़ना है, फिर आपको दोनों को, आप लोग दोनों को पढ़ना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने
लेक्चर भी अपलोड करके रखा है। फिर आप लोगों को पॉलिटी पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, अभी साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मुझे और एक लेक्चर मुझे लग रहा है इन्वायरमेंटल साइंस का डालना होगा, वो आप लोग को पढ़ना है। तो आप समझिए कि और आपका ये टोटल जीएस से क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, 15 से 20, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। जीएटी वालों का उनका तो और आ सकता है थोड़ा, लेकिन एलएलबी वालों का तो 15 से 20 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है कि नहीं। जीएटी वालों को भी मैथ्स ऐड करना है, रीजनिंग ऐड करना है। 75 सवाल में तो आप कितना, आप जीएस में आप कितना ही ज्यादा ऐड कर लेंगे, आप खुद बताइए। तो आप स्पेसिफिक केमिस्ट्री, आप साइंस देखिए, आपका साइंस का आपका इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपका हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अब वो 1 से 2 क्वेश्चन के लिए आप 10 घंटा का लेक्चर तो नहीं ना कंप्लीट करेंगे। तो जो आपको मेन इंपॉर्टेंट आता है, मैं बस वही पढ़ाऊंगा, ताकि आप ज्यादा रिवीजन करके आराम से क्रैक कर सके। जब मैंने आपको कहा कि मैंने दोनों क्रैक किया, तो इसी तरीके से क्रैक किया। और इसमें मैंने गलती क्या की थी, मैंने यही गलती की थी कि मैं सब पढ़ने लग रहा था, जो मिल रहा है सब पढ़ ले रहा हूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है। आप पहले जो आपका मेन बेसिक कंप्लीट करना है ना, आप ये पूरा बेसिक कंप्लीट करिए। उसके बाद आप इसको हर महीना में एक बार रिवाइज कीजिए। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप 1 महीना में 1 बार, अगर आप 4 महीना पहले देख रहे हैं एग्जाम के तो आपको 1 महीना में 2 बार, अगर आप 2 महीना पहले देख रहे हैं तो ये हर महीना 4 बार आपको रिवाइज करना है ये पूरा लेक्चर। खाली ये नहीं जो मैंने आपका जीके पढ़ाया है, फिर वो सारा लेक्चर आपको अपना नोट्स बना के महीना में 4 बार रिवाइज करना है, ठीक है। तभी जो है आप एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक स्कोर कर पाएंगे। मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। मेरा भी यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मोनेटाइज्ड भी नहीं है, मुझे कुछ फायदा नहीं है। अगर आप, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप पूरा लेक्चर एक ही बार देखिए, कि आपको वापस आने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। कि अगर आप अपना नोट्स बना लेंगे तो आप एक ही बार देख के आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे, आपको बार बार यहाँ आके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आप लेक्चर करिए, और जो मैं लाइव आऊंगा आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं, आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, ठीक है। आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साथ में, तभी आपका कुछ आगे बढ़ेगा। चलिए, तो इसी के साथ बहुत लेक्चर हो गया, इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं अपना आज का लेक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। कल आपका मैथ्स का एक छोटा 1-2 मिनट का कमेंट आया था, तो मैं 1-2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा रिसोर्सेज मेंशन कर दूंगा कि कैसे कौन कौन सा लेक्चर से आपको पढ़ाई करना है और कौन कौन सा कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक ऐप भी बता दूंगा जिससे आप मुझ पर डिपेंडेंट ना रहे। हालांकि मैं आपको और पूरा डॉक्यूमेंट्स दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, साथ में लाइव आके प्रैक्टिस भी करूंगा, बट मैं आपको सेल्फ सफिशिएंट बना दूंगा कि आप कैसे खुद रिसोर्सेज देख सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप आंसर कैसे खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।